क्षण बोलो ये सब बसाओ। कर मंगल के हो महान ओम नमः सिद्धेभ्य। आज हम इस थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन मैं 45 मिनट तो आपसे बात करूंगा ही कम से कम। थोड़ा सा लेट और हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। आज मैं कोई ग्रंथ के आधार पर या किसी गाथा के आधार पर कोई बात नहीं करने वाला हूं, मैं आपको पहले बता दूं। और बात करने वाला हूं विद्यार्थियों से, और वो बात भी ये करना है कि हम क्यों शास्त्री कर रहे हैं, हम क्यों यहाँ हैं, अब हमारे जीवन में क्या होने वाला है, क्या करें, इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करेंगे। और ये बात बहुत दिनों से मेरा मन था करने का, पर कुछ हो नहीं पा रही थी, सेटिंग समय सब चीज़ों का। तो आज मौका मिला, तो शांति जी ने कहा तो मैंने कहा आज यही काम कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे बड़े लोग हैं उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें भी बहुत कुछ मिलेगा, उनके लिए भी और उनके बच्चों के लिए भी। अगले 45 मिनट में मैं ये कोशिश करूंगा कि हम अपने पूरे जीवन का चित्र खींच लें, और अब हमारे बच्चे यहाँ क्यों हैं, कनिष्ठ से लेके फाइनल ईयर तक, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। चलो अपन एक काम करते हैं। अभी जिन कुमार ने मेरा बहुत सारा काम हल्का कर दिया, और ये कहते हुए कि अपन यहाँ क्यों हैं, और आप सब ने एक सुर में जवाब दे दिया आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। हंसी भी आ रही है ना बोलते हुए। बोल दिया, रटा रटाया था, नहीं था रटा रटाया, सच में। शकल से लग तो नहीं रहा है ऐसा, जैसा थोड़ा सा कम करना, थोड़ा डाउन करना साउंड। जैसा आप कह रहे हो कि आत्मानुभूति तत्व प्रचार हमारा उद्देश्य, इसलिए हम आए हैं, ये उद्देश्य तो ऐसा है जो रटा दिया हो जबरदस्ती पकड़ के कि कोई तुमसे पूछे तो तुम ऐसा बोल देना। क्यों नहीं बेटा, मेरा धंधा लोगों के साथ है, तुम्हारी शक्लों से पता चल जाता है तुम सोचते क्या हो और बोल क्या रहे हो। तुमसे कहा क्या है, तुम बोल क्या रहे हो। ये 5 साल तुम्हारे जीवन के स्वर्णिम काल हैं, और ये स्वर्णिम काल है कि नहीं है, दुर्भाग्य ये है कि बाद में पता चलता है कि स्वर्णिम काल निकल गया, और तब हाथ से निकल जाती है चीज, फिर कुछ बचता नहीं है। हमें भी लगता है कि हमारा कुछ स्वर्णिम काल निकल गया, बुजुर्गों को भी लगता होगा कि इनका भी स्वर्णिम काल निकल गया, और हर एक व्यक्ति को तब लगता है जब वो निकल जाता है। तो आज मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर हमें इस समय पता चल जाए कि ये स्वर्णिम काल है, तो तुमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई इस धरती पे होगा नहीं। फिर अगर इन 5 सालों के दौरान हमें उत्साह आ जाए, एक्साइटमेंट हो जाए, हमें उसका शौक हो जाए, मैं शौक की बात कर रहा हूं, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, मैं रुचि की बात कर रहा हूं, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, पूरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और इन 5 साल के दौरान अगर हमारे में बोझा रहा, उलझे रहे, मुंह झुका रहा, जबरदस्ती करते रहे, प्रेशर में पास तो हो ही जाने हो। देखो ये शास्त्री में खास बात क्या है, जैसे मेडिकल कॉलेज में कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो जब वो निकलता है तो डॉक्टर बन के ही निकलता है। मैंने आज तक कोई आदमी नहीं देखा कि जो मेडिकल कॉलेज में से एडमिशन ले लिया और फिर वो फेल हो गया हो। तो यहाँ जितने भी एडमिशन लेते हैं वे शास्त्री बन के निकलते ही हैं। ये तो पहले साल में उन्हें नक्की हो गया कि उन्हें शास्त्री बनना है, और सवाल इस बात का कि कैसे शास्त्री बनना है। तो ये जो उत्साह कोई चीज का होता है ना किरण भाई, उसे हम कहते हैं एक्साइटमेंट। वो कब आता है, कब आता है कोई चीज का एक्साइटमेंट कब आता है। हम शास्त्र में पढ़ाई कर रहे हैं, तुमने एक लाइन में कह दिया आत्मानुभूति और तत्व प्रचार, मैं नहीं समझ रहा हूं इस बात को, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा पा रहा हूं जो तुम बात कह रहे हो, और तुम भी नहीं गए उसकी डेप्थ में। क्या ये उतना ही बड़ा उत्साह है जब किसी लड़के का IIM अहमदाबाद में एडमिशन हो जाता है, और एडमिशन होते ही उसके बच्चे, उसके घर वाले सारे के सारे लड्डू बांटते हैं? ये वैसी उत्साह है क्या?
ये क्या वैसे ही उत्साह है जब किसी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए बिना डोनेशन के? क्या ये वैसे ही उत्साह है कि जो आईआईटी में जो लड़का निकल जाता है और सारे घर वाले पार्टी करते हैं उसकी? ये अगर वो उत्साह नहीं है तो क्यों नहीं है, मेरा प्रश्न ये है। दो बातें हो सकती हैं, या तो ये बात है ये जो चीज हम कर रहे हैं ये उन सबसे छोटी है, और या ये हो सकता है कि हमको ये पता नहीं है जो चीज हम कर रहे हैं उसमें मिलने वाला क्या है, या तो हमारा अज्ञान है, और यह चीज ही छोटी है। तुम एक्साइटमेंट कैसे हो? क्यों नहीं? जब टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय में या जो भी हमारे विद्यालय में, सबकी बात कह रहा हूं, अगर मैं किसी एक का नाम लूं तो दूसरे लोग ये नहीं समझे कि हमारे विद्यालय का नाम क्यों नहीं लिया। वो जवान पे जो चढ़ा होगा मैं वही बोलूंगा, ये बात सबके लिए है। क्यों नहीं जब तुम्हारा विद्यालय में एडमिशन हुआ तो आपके घर वालों ने मिठाई के डब्बे बांटे? ये बच्चे कहां से बोल रहे हैं? इनकी माताएं नीचे बैठी हैं। हाँ, छोड़ दिया ऊपर ना, दूसरे लोग चुप कराते रहेंगे अपने आप। क्यों क्यों जिन कुमार बता, तुम्हारा जब एडमिशन हुआ टोडरमल स्मारक में तो तुम्हारे घर वालों ने मिठाई बांटी? ओ हमारे जिन कुमार का एडमिशन टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय में हो गया। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मैं जिन कुमार के घर होके आया हूं भाई, तमिलनाडु में इसका घर है, उसकी माँ से इसके पिताजी से मिल के आया हूं। उन बेचारों को तो ये पता ही नहीं था कि जा कहां रहा है, एडमिशन हो कहां गया, और शायद अभी भी पता नहीं होगा कि बन क्या गया। और ये अगले जिन कुमार की कहानी नहीं है, यहां बैठे हुए कम से कम 60% लोगों की कहानी होगी, और 90% बच्चों की यह कहानी है कि उन्हें पता ही नहीं है वे आ क्यों गए। जब विदाई समारोह होता तब वे कहते हैं हम तो ऐसे ही आ गए थे, हमें थोड़ी पता था कि हम क्या बन जाएंगे। और तुम्हारे 2-3 साल निकल गए इस बात में तुम्हें होने वाला क्या है, तुम बनने वाले क्या और मिलेगा क्या। अंत के 2 साल में अगर पता चला तो क्या? मजबूरी है क्या? मैं जानना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, तुमसे पूछना चाहता हूं, बच्चियों से भी बात कह रहा हूं मैं, क्या तुम इसलिए आ गए यहां पे, कहीं और एडमिशन नहीं मिला इसलिए अपने यहां पे आ गए हैं? या यहां पे फीस नहीं लगती है इसलिए अपन यहां पे आ गए हैं? या हमारे घर में कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी हमारे गांव में इसलिए चलो यहां पढ़ लेते हैं? या घर वालों ने जबरदस्ती करके भेज दिया, सुमत जी ने कह दी, बड़े पंडित जी ने कह दी, इसने प्रेरणा दे दी, कभी उसने प्रेरणा दे दी, इसलिए अपन आ गए? हमें उसकी कीमत तो पता हो कि हम जो कर रहे हैं वो कितनी बड़ी चीज है, उसकी वो वैल्यू पता है क्या हमें? मैं ये कहना चाहता हूं। और निकल जाने के बाद अगर उसकी वैल्यू पता चली तो क्या फायदा? वो समय तो बीत गया जो निकला, और ये जो 5 साल निकले वे अति उत्साह में निकलने चाहिए थे, एक्साइटमेंट में निकलने चाहिए, वे हमारे बोरिंग निकल गए। क्यों भैया बोलो? राजू ना, रवि, ललितपुर। मैं इससे चिंतित हूं और इसलिए मैं आपसे बात कहने जा रहा हूं। और आप कहोगे मैं पूरा ग्राफ बना के दिखाऊंगा, अब तो मैंने शुरू कर दिया, 45 मिनट लगे चाहे 60 मिनट लगे, अब तो पूरा करके ही बंद करूंगा मैं। कौन आया अभी इस बार कनिष्ठ में? कनिष्ठ वाले कहां बैठे भैया? अच्छा चल तू ही खड़ा हो जा, माइक देना। माइक है कॉर्डलेस? जो मैं पूछूंगा वो सच बताएगा, ईमानदारी से बताएगा, झूठ नहीं बोलेगा, जो मन की बात होगी वो बोलेगा, ठीक है? चल, क्यों आया यहाँ पे? अच्छा वक्ता बनने, अच्छा वक्ता बनने करने और आत्मानुभूति करने। नहीं, तुम अगर आत्मानुभूति कह रहे हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है भाई, मुझे रटी रटाई नहीं चाहिए। अच्छा वक्ता क्यों बनना है? अच्छा वक्ता दूसरों को तत्व ज्ञान और तत्व प्रचार करना है। तो तत्व विचार क्यों करना है? तत्व विचार
क्यों करना तत्व विचार? तत्व विचार इसलिए करना, दूसरों को जो संसार में भटक रहे हैं उनके लिए बहुत हाँ, कितनी अभी तो कनिष्ठ में ही है ये, कनिष्ठ में है ये। हाँ, तो दूसरे भटक रहे हैं संसार में, उसके लिए तुझे क्यों तत्व विचार करना है? उनको मोक्ष, हमें और उनको मोक्ष प्राप्त। अच्छा, हमें क्यों जोड़ा बाद में? कोई बात नहीं, घबरा मत, कोई बात नहीं, बैठ 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 बैठ, शाबाश हैं। पहले सोनगढ़ में था। अच्छा, सोनगढ़ में था तो वहीं से तैयार होके आया है। कोई बात नहीं, मैं तो सोनगढ़ से आए उनकी भी बात कह रहा हूं, कोई बात नहीं। कहीं से भी आए हैं, द्रोणगिरी से आए हैं, तैयार होके आए हैं। पर मैं फिर भी ये बात कह रहा हूं, सुन लो, मैं तुम्हारी इस बात को डिनाय नहीं कर रहा हूं, तुम जो कह रहे हो। मैं फिर भी ये बात कह रहा हूं कि अगर हमारे गोल में, इसका गोल क्या हुआ, बात नहीं, इसका गोल क्या है? ये कह रहा है मुझे अच्छा वक्ता बनना, तत्व प्रचार करना है, आत्मानुभूति करनी है। ये गोल है ना, अभी ये गोल हो गया ना, ये लक्ष्य हो गया ना। तुम्हारे लक्ष्य में और तुम्हारे एक्शन में अगर कोई चेंजेज हैं, अगर तुम्हारा लक्ष्य जो है और तुम्हारा जो एक्शन हो रहा है वो अलग अलग है, तो इसका मतलब तुम्हारा लक्ष्य झूठा है। नहीं समझ में आई बात? तुम्हारा जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो गोल है, उसमें और तुम्हारे एक्शन में अगर मैच नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब या तो तुम झूठ बोल रहे हो, या तुम लक्ष्य को समझ नहीं पा रहे हो, या इस एक्शन से लक्ष्य मिलने वाला तुम्हें पता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति मेरे पास आता है काउंसलिंग करने के लिए कि भैया मुझे तो 1 लाख रुपए महीने कमाना है। मैं कहता हूँ करता क्या है? कि मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करता है? कि मैं कहीं इंजीनियर हूँ। कितनी इनकम आती है? कि सैलरी आती 20,000 रुपये। तो एक काम कर, तुम सुन, शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक तू कुछ और काम कर, है ना, कुछ बिजनेस डेवलप कर। तो नहीं, वो तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, एक काम कर, थोड़ा टाइम निकाल, थोड़ा पिक्चर देखना, टीवी देखना कम कर। वो तो संभव नहीं है। तो एक काम कर, थोड़ा सा शादी ब्याह में जाना कम कर, क्योंकि जो शाम के जो 6-7 घंटे मिल रहे हैं वो 6-7 घंटे तेरे बिजनेस को डेवलप कर देंगे और तू 1 लाख रुपए महीने तक जा पाएगा। मैं तो कर नहीं पा रहा हूं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मैं उससे पूछता हूं हफ्ते बाद, तू कर क्यों नहीं पाया? कि मेरी जॉब में बहुत प्रेशर है और समय नहीं मिल रहा है। तो मैं कहता हूं तेरा गोल है जॉब को छोड़ना और कमिटमेंट है जॉब की तरफ, तो कैसे होगा? समझ में आ रही बात जो मैं कह रहा हूं? ये उदाहरण दे रहा हूं मैं। तेरा लक्ष्य है जॉब को छोड़ना और जितनी कमिटमेंट है वो जॉब के पीछे हो रही है, और चाहता है कि जॉब छोड़ के लाख रुपए कमाऊं, तो होगा कैसे? इसका मतलब तुम, जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हारी एक्टिविटी है, दोनों में मैच नहीं कर रही है। या तो लक्ष्य झूठा है या तुम झूठे हो, या तुम्हें समझ में नहीं आ रही इस एक्टिविटी से ये लक्ष्य पूरा होने वाला है। हमने सोच लिया कि हमें वक्ता बनना है, हमने सोच लिया हमें तत्व प्रचार करना है, हमने सोच लिया कि हमें आत्मानुभूति करनी है, लेकिन जो हमारा एक्शन है, वो एक्शन क्या मेरे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, सही है, या एक्शन कुछ और हो रहा है, लक्ष्य कुछ और है? 97% लोग धरती पे इसलिए फेल हैं। जो सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। जो करते हैं वो सोचते नहीं है, जो सोचते हैं वो करते नहीं है, जो कर रहे हैं उसका सोचने से कोई संबंध नहीं है, जो सोचा है उसके करने से कोई लेना देना नहीं है। तो काम कैसे होगा? जिस आदमी को मोक्ष में जाना है वो संसार की रंग रैलियों में रमता रहे और रोज बात करे मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, और बेशक कैसा है में लीन रहे, तो होगा कैसे? तो एक चीज तो नक्की कर, ये बात मैं सबसे कह रहा हूं, कुर्सियों में बैठे होने वालों से भी, कि हम जितनी बातें कर रहे हैं, हम सब इंक्लूडिंग मी, हम सब जितनी बातें कर रहे हैं, तो हमारा क्या वो जो बातें हम कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं, हमारा प्रतिदिन का सुबह से लेकर शाम तक का जो हमारा एक्शन है, क्या वो हमारे उस लक्ष्य और टारगेट को पूरा कर रहा है या नहीं? हमें तो संसार छोड़ना है और सारे काम संसार को बढ़ाने वाले हो रहे हैं, तो फिर मतलब कैसे निकला? तो फिर हम ऊपर से बोल रहे हैं, फिर हम पागलों की भांति बोल रहे हैं, जो टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाश में कहा है। फिर ऐसे ही बोले जा रहा है, इसे कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा कि जो बोल रहा है उसका मतलब क्या है।
मैं आपको सोचने में मजबूर कर रहा हूं, और इस 45-50 मिनट में, 1 घंटे में मैं सिर्फ आपको सोचने में मजबूर करूंगा। तुम्हें आज की रात सोचना पड़ेगा। हमारे जमाने में तुम्हारी उम्र के बच्चों में अकल नहीं ज्यादा नहीं होती थी। तुम लोग बहुत मैच्योर्ड हो, बहुत समझदार हो। तुम जब 10th क्लास में आ गए हो तो हम तो हाफ पैंट में घूमा करते थे। तो जमाना बहुत स्पीड से बदल गया। हम पोस्ट कार्ड से व्हाट्सएप पे आ गए। तुमने पोस्ट कार्ड देखा है कभी? जानता पोस्ट कार्ड? मैं तो सिद्धि से पूछा था एक बार, ये पोस्ट कार्ड है। मेरे से पूछी, एक पापा क्या है? मैंने कहा देख ये पोस्ट कार्ड है। बोलती अच्छा ओपन लेटर? ओपन लेटर हो सकता है कभी? वो जमाना था जब पोस्ट कार्ड पे नाना जी नानी जी चिट्ठी लिखा करते थे, और हम कहाँ पहुंच गए हैं? व्हाट्सएप पे। पर वो हमारी सोच में और हमारी विचारधारा में उतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जितना बड़ा परिवर्तन जीवन में हो गया है और समाज में हो गया है, लौकिक जीवन में हो गया। मैं आपसे एक बात कहता हूं, चलो छोड़ दो ये बात शास्त्री की कि हम शास्त्री में एडमिशन क्यों लिया। मेरा विषय ये है कि शास्त्री में क्यों। एक काम करते हैं, तुम इंजीनियर बन जाओ, लिख लो जो लिखना है ना। मैं थोड़ी सुमित जी की तरफ जा रहा हूं ये बात करते करते। जो सुमित जी जो बात करते हैं, तुम यहां पे लिख लो जो तुम्हें चाहिए, जो तुम सोच सकते हो, जो तुम्हें अट्रैक्ट करती है इस दुनिया में। जो चीजें जो अट्रैक्ट करती है, कोई इंजीनियर होता है ना, वो चीज तुम्हें अट्रैक्ट करती है। कोई डॉक्टर होता है ना, वो तुम्हें चीज अट्रैक्ट करती है। किसी ने MBA कर लिया, वो तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है। कोई एडवोकेट बन गया, ये तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है। और क्या अट्रैक्ट करता है बताओ? बिजनेसमैन बन गया। जब से 8 नवंबर के बाद मोदी जी ने नोटबंदी करी, तब से कोई बिजनेसमैन बनना नहीं चाहता है। क्यों राहुल? सबने कह दी मुझे बिजनेसमैन नहीं बनना है, नौकरी कर लो। जितनी चीजें तुमने लिखी, इनका समय लिखो, इनका इन्वेस्टमेंट लिखो और रिटर्न लिखो, और फिर यहां पे लिख लो तुम शास्त्री विद्वान बन गए। कंपेयर करो ना जरा। मैं फिगर में बात कर रहा हूं अभी। ये आत्मानुभूति तत्व प्रचार की बात के साथ साथ कंपेयर कर लो। तुम ये मत समझना कि तुम्हें कहीं और जगह नहीं मिली, कहीं और एडमिशन नहीं मिला, तुम कहीं और कुछ कर लेते तो शायद ज्यादा बड़े बन जाते, और वहां के बिना तुम शास्त्री में आ गए तो शायद छोटे बन जाओगे। इसलिए मैं तुमसे बातें कहना चाहता हूं। MBA कोई एडमिशन लेगा ना, इसको कम से कम 2 से 3 लाख रुपए खर्च होंगे। ढंग की जगह करेगा तो 5 से 7 लाख रुपए खर्च होंगे इसके में। इसे कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे, और जो जॉब मिलेगी ना, वो मुश्किल से 15,000 रुपए की मिलेगी। नहीं मानते तो एक बार चेक कर लेना। अखबार में विज्ञापन देते ना कि MBA लड़के चाहिए, और जॉब 15,000 रुपए सैलरी। तुम्हारे पास कितनी लाइन लगेगी तुम चेक कर लेना। हम सुबह से शाम तक भुगतते हैं, देखते हैं, इसलिए मैं तुमसे बात कह रहा हूं। इंजीनियर 12,000 से 14,000 रुपए के बीच में अवेलेबल हैं। और बेरोजगार हैं, जगह नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती। तुम रोज आए दिन अखबार में पढ़ते होगे कि इतने इंजीनियर थे, ये इंजीनियर था, वो उसने MBA कर लिया था, किसी ने MA कर लिया था, और यूपी में इतने हजार कितने किसी 300 चपरासियों की नौकरियां निकली, और उसमें कम से कम 50,000 लोगों ने अप्लाई किया। ये फिगर में आगे पीछे हो सकता है, पर है वो ही रेशो। ये कुछ भी चेक कर लेना, चाहे MBA का चेक कर लेना, चाहे वकील का चेक कर लेना। मैं समय खराब नहीं कर रहा हूं, पर एक एक का डाटा स्टैटिस्टिक्स मेरे पास हैं। और अभी तक अगर इस फिगर को देखो तो जो इनको पैसा मिल रहा है, एक शास्त्री विद्वान बिना जॉब का या बेरोजगार हो तो मुझे बताओ आके इसके मुकाबले। अरे जब दादा ने विद्यालय की शुरुआत करी तब गारंटी दी थी कि हम 500 रुपए 300 रुपए की गारंटी देंगे महीने की, 500 रुपए की है, 300 रुपए 300 रुपए की गारंटी देंगे। तुम अगर पढ़ने आ जाओ और तुम्हें अगर कहीं नौकरी नहीं मिले तो 300 रुपए महीने की नौकरी गारंटी। अभी वो गारंटी कायम है, 300 की नहीं। अब तो कहीं गाड़ी बहुत आगे पहुंच गई। मैं कहता हूं एक बेरोजगार नहीं होगा, और डिमांड इतनी बनी है कि हर वक्त लोग आते हैं कि हमें कोई शास्त्रीय विद्वान दे दो, और हमारे पास विद्वान नहीं होते हैं। मैं बहुत सारी बातें कहने वाला हूं, अभी एक बात मत अटकना अकेली।
एक नहीं मिलेगा, वो सारे चेक कर लेना जितने रुपए मिलने वाले हैं। इसके साथ और क्या अकेला पैसा? मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वह शास्त्री स्नातक हमारे कहां कहां पहुंच गए, कैसे कैसे पहुंच गए, क्या क्या कर रहे हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो तुम सब जानते हो। लेकिन मुद्दा यह है जीवन का गोल क्या है? अकेला पैसा कमाना? शायद नहीं। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारे मन में वो सेल्फ इमेज, तुम्हारी वो सेल्फ इमेज डाउन ना हो, जिसे कहते हैं ना, सेल्फ इमेज को अंग्रेजी में कहते हैं आत्मसम्मान। आत्मसम्मान सही है ना? सॉरी, हिंदी में ना, हिंदी में आत्मसम्मान नहीं है, सेल्फ इमेज। वो तुम्हारी सेल्फ इमेज उतनी इंक्रीज रहनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई शास्त्रीय विद्वान बन गया, मैं स्नातक बन गया, मैं अगर शास्त्री पढ़ने आ गया तो मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, अभी मैं पारलौकिक बात नहीं कर रहा हूं। अभी आएंगे मुझ पे तो दुनिया में हम कोई कमजोर हैं या छोटे हो गए। ये जो दादा बात करते हैं ना, जिसमें बहुत सारी राजनीति फैल जाती है कि मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा कोई विद्यार्थी किसी सेठिया का थैला उठाए। ये जो दादा जितनी बात करते हैं, इसमें सेठिया लोगों को बुरा मानने की बात नहीं है, ये उनको डिग्रेड करने की बात नहीं है, ये तो हमारे विद्वानों को अपग्रेड करने की बात है। हाँ, ये बात तो उनकी हिम्मत को बढ़ाने की बात है, उनकी सेल्फ इमेज को इंक्रीज करने की बात है। इसमें कोई सेठिया नाराज नहीं हो, जब सेठियों की बात करेंगे तब उनकी बात कर लेंगे। और इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि दादा ने इस बात में बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है कि विद्वान का सम्मान कैसे बढ़े। भी अभी भी ना पंडित हुकुमचंद भारी लिखते हैं, पंडित रतनचंद भारी लिखते हैं, फोन पे बात करते हैं तो डॉक्टर हुकुमचंद भारी नहीं बोलते हैं, मैं पंडित हुकुमचंद भारी बोल रहा हूं। पंडित की जो गरिमा है उसको बढ़ाने के लिए जितना बड़ा काम उन्होंने किया है वो किसी ने नहीं किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस सेल्फ इमेज की जो मैं बात कर रहा हूं ना, सेल्फ इमेज इंक्रीज करने की बात है। किसी सेठिया के सामने कोई विद्वान छोटा पड़ जाए ये संभव ही नहीं है। इस दुनिया में कीमत तो ज्ञान की है और किसी चीज की कीमत नहीं है। इतने सारे राष्ट्रपति हो गए, अब्दुल कलाम को क्यों अलग से पूछते हो आप? अब्दुल कलाम की अलग इमेज है ना, क्यों? बाकी राष्ट्रपति की नहीं रही, ज्ञान की कीमत रही ना। वो जो ज्ञान उनके पास था, जो ज्ञान उन्होंने बांटा लोगों को, उसकी कीमत रही। कहीं पे देखो, किसी भी जगह देखो, कोई साधु सन्यासी हो, किसी धर्म के हो, कहीं भी हो, तो जिसके पास ज्ञान ज्यादा होगा उसकी कीमत ज्यादा होगी। पैसे वाले की कीमत नहीं होती कहीं पर भी। और पैसे वाले की भी उसी की पैसे वाली कीमत होगी जिसके साथ में सरस्वती है, जिसके साथ में ज्ञान है, जो उस तरीके से काम करता है उसकी कीमत होगी फिर। और आप तो यहां ज्ञान के यज्ञ में हो, आप कम कैसे हो सकते हो, छोटे कैसे हो सकते हो आप? मैं फाइनेंशियली बात कह रहा हूं, वहां से छोटे नहीं हो। मैं ज्ञान की दृष्टि से बात कर रहा हूं, आप वहां से छोटे नहीं हो। आप किस जगह आपने एडमिशन ले लिया है, आपको इसकी कीमत ही नहीं पता। दुर्भाग्य तो ये है, और ये हमारी कमी है कि हमें इसको जितना बड़ा ब्रांड और बनाना चाहिए था वो हम नहीं बना पाए। ये तुम्हारी नहीं, हमारी कमी है। मैं तो वो सपना देख रहा हूं कि इन विद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए 10,000 एप्लीकेशन आए और हम 100 बच्चों को लें, जिनका एडमिशन नहीं हो वे सिफारिश लगाएं और रोएं और दुखी होएं और परेशान होएं, और इसका प्री टेस्ट हो इस बात के लिए कि मेरा विद्यालय में एडमिशन हो जाए तो हम प्री टेस्ट देने को तैयार हैं। और जिसका हो जाए वो मिठाई बटे उसके गांव में कि हमारे बच्चे का शास्त्री में एडमिशन हो गया। ये इस बात पर तो ताली बजा सकते हो तुम। ये IIM अहमदाबाद हो या IIT हो, इसमें क्या है? पढ़ाई तो सब जगह एक सी होनी है। उन्होंने ब्रांड क्रिएट कर दिया, वो ब्रांड बना दिया। वो ब्रांड हम बना सकते हैं ना राहुल जी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको कतई इस बात का गुरूर होना चाहिए। मैं गुरूर की बात कह रहा हूं, मैं गौरव की बात कह रहा हूं कि आप यहां पढ़ाई कर रहे हैं और आपका एडमिशन विद्यालय में हो गया है और आप शास्त्री बनने जा रहे हो।
वो गुरूर, वो गौरव आपके अंदर रहना चाहिए, पैदा होना चाहिए। और जब ये चीज होगी तो आपको उत्साह पैदा होगा, आप उत्साहवंत रहोगे 24 घंटे। देखो, आपको नहीं पता, जब आप बन के निकलते हो, अपने गांव में पहुंचते हो और पड़ोस में जो बच्चा रहता है ना, वो रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, आपकी कीमत कुछ अलग होती है वहां पर। लेकिन वो आपको फील तो होनी चाहिए, वो आपको महसूस तो होनी चाहिए। देखो, ये कुछ भी बन जाओगे, ये किसी जगह भी एडमिशन हो जाता, जो मैंने गोले बनाए, जो कुछ भी बिजनेस कर लेते, इनमें तुम्हें 4 लोग ताली बजाने वाले नहीं मिलते, इसमें तुम्हें 4 लोग सुनने वाले नहीं मिलेंगे। तुम यहां प्रचुन की गद्दी पे बैठते हो और अच्छे अच्छे करोड़पति और सेठिया लोग नीचे बैठ के उसे सुनते हैं। ये गौरव सिर्फ तुम्हें यहां पढ़ने के बाद प्राप्त होने वाला है। ये गौरव कैसे पैदा होगा, ये बात तुम्हें कैसे मिलेगी? ये सम्मान चाहिए ना, मैं सम्मान की बात कर रहा हूं, मैं एक एक एरिया की बात कर रहा हूं। ये सम्मान मिला कि नहीं? ये सम्मान किसी जगह मिल सकता है? चलो, सम्मान के साथ तुम्हें यहां पढ़ के कभी जिंदगी में रोजगार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जीवन में कभी तुम्हें यहां पढ़ने के बाद में तुम्हारे नाम के आगे पंडित शब्द लग जाने वाला, जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली शब्द है, वो प्रभावशाली शब्द है, वो महिमावाचक शब्द है, वो डिग्री मिलने वाली है कि आप यहां पढ़ जाओ तो आप पंडित बन जाओगे, और आपके नाम के आगे पंडित लग जाने वाला है। यहां आने के बाद में जीवन की आकुलता समाप्त हो जाने वाली है। देखो, कुछ भी करना, ये जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। जीवन, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। लाइफ तो रोलर कोस्टर है, कभी ऊपर जाती है, कभी रोलर कोस्टर होता है ना झूला, तो कभी ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो लाइफ तो बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह है, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। लेकिन अगर तत्व ज्ञान का सहारा है, और अगर तत्व ज्ञान समझा हुआ है, तो जीवन में आकुलता खत्म हो जाएगी, कभी आकुलता नहीं होगी। जिंदगी तो वैसी होगी, अपने कर्मों के परिणाम के अनुसार होगा भी। जो कर्म है वे होते उदय में आते रहेंगे। लेकिन अगर तत्व ज्ञान हाथ में आ गया तो आकुलता खत्म। ये छोटी बात है। जब सर्वज्ञ और सिद्धि की हमने एडमिशन की बात विद्यालय में करी, तो एक ही बात कि सबसे पहले ये एजुकेशन प्राइमरी इंपॉर्टेंट है। ये एजुकेशन, ये तत्व ज्ञान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर जिंदगी में जो करना हो उसको कर लेना। क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, जिंदगी तो इत्तीसी का नाम नहीं है। तो वो कैसे जीवन बीतेगा, फिर वो तत्वज्ञान के सहारे ही बीतेगा। और हम वो देख रहे हैं, सुबह से शाम तक भोग रहे हैं। ये छोटी बात है ये हमारे जीवन की? ये कितनी बड़ी बात है ये। अगर हम देखते हैं जिनको तत्वज्ञान का सहारा नहीं है, उनका जीवन कैसा बीतता है। महेंद्र भाई साहब, और जिनको तत्वज्ञान का सहारा होता है, वो कुछ भी आ जाए, अगर उनके जीवन में उतरा है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा। आ गया, हो गया, निकल गया, समय निकल जाएगा। कर्मत पर्याय की चर्चा सोचते सोचते, निमित्तोपादान का सिद्धांत समझते समझते, ये तत्व चिंतन करते करते वो वक्त निकल जाता है। अगर तुमने यहाँ पे तुमने पढ़ाई कर ली, तो अकेला यही जीवन नहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही जीवन नहीं, अनंत भर सुखी हो जाने वाले हैं। किनसे? इन 5 साल पढ़ाई करने से। और मैं भी लौकिक जीवन की बात अभी तक इसलिए कर रहा था क्योंकि हमें सामने वो दिखाई देता है, क्योंकि हमारे अनादिकाल की प्रवृत्ति वो है। लेकिन जीवन का गोल क्या है? इस संसार का अभाव करना है ना, संसार समुद्र को पार करना है ना, इस भव का नाश करना है ना, वो इसी मनुष्य भव में करना है ना। वो सुबह शाम हम रोज सुन रहे हैं ना, 10-10, 12-12 घंटे। वो कैसे होंगे? वो यहां जो तुम 5 साल पढ़ाई कर रहे हो उससे पूरा होने वाला है वो काम, इस भव का नहीं, मोक्ष में जाने का काम। और ये 10, 25, 50 हजार रुपए के चक्कर में हम ये सोच रहे हैं, कितना बड़ा काम होने वाला है। सिद्धों की श्रेणी में विराजमान हो जाएंगे मैं 5 साल पढ़ने के बाद। वो रास्ता खुल जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, वो मार्ग मिल जाएगा। उसकी कीमत है कुछ?
हमें उसकी कीमत उतनी बड़ी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो भी हमें अंदर से जगी नहीं है ना वो रुचि, तो हमें वो लग नहीं रहा है कि अच्छा ये भी हो सकता है 5 साल बाद। मैं महावीर के बगल में जाके बैठ जाऊंगा, मुझे बोधता ज्ञान मिल जाएगा। सुनो, ये 5 साल में दादा कई बार ये बात कहते हैं कि ये जो कंपाउंडर होते हैं ना, कंपाउंडर, वो कंपाउंडर अगर 25 साल तक ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर किसी सर्जन के साथ खड़ा होकर उसकी सपोर्ट करता रहे ना, तो ये डॉक्टर नहीं बनता। और मैं भी उसका ऑपरेशन कराऊंगा नहीं। वो जो 25 साल हो गए, 40 साल हो गए, लेकिन मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला 5 साल का जो बच्चा, 5 साल पढ़ने के बाद वो आदमी के आगे डॉक्टर नाम लग जाता है। प्रतिदिन के स्वाध्याय बहुत अच्छा करते हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वे पंडित नहीं बनते हैं। 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, प्रतिदिन के स्वाध्याय हैं, नहीं पंडित नहीं बन रहे, उनके नाम के आगे पंडित नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ 5 साल पढ़ने के बाद वो पंडित हो गया, उसके नाम के आगे पंडित लगा गया। तो वो कितना बड़ा रास्ता है, परमात्मा बनने का मार्ग मिल रहा है इन 5 साल में। सुनो, ये कहें अगर कि तुम्हें परमात्मा बनने का मार्ग मिल रहा है, लेकिन बाकी पूरी जिंदगी तो तुम्हें ऐसे ही काटनी पड़ेगी, वो नहीं है। वो ये जो लौकिक जीवन जैसा जीना है वैसा तुम जी सकते हो, और उसके साथ वो मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। क्योंकि अभी भी तो जीना है ना, ये 10, 25, 50 साल काटने हैं ना। बेबी गौरव के साथ निकलेंगे, मैं ये कहना चाहता हूं। बेबी उस स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज के साथ निकलने वाले हैं। जो आपका शौक हो, अगर वही प्रोफेशन बन जाए तो इससे बड़ा पुण्य का उदय किसी का नहीं हो सकता, है ना। जो आपका शौक है वही अगर प्रोफेशन बन जाए, वही अगर आपकी आमदनी का साधन बन जाए, वही आपको अगर जीवन यापन का साधन बन जाए, तो इससे बढ़िया कोई खुशी की बात और इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो सकता है किसी व्यक्ति का। मजे की बात तो यह है कि यहां पढ़ने के बाद जो हमें रुचि लग गई, 24 घंटे हम वही काम करें, वही हमारे आजीविका का साधन बन जाए, और वही हमारे पारलौकिक गोल को, लक्ष्य को पूरा करने का साधन बन जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, इससे लौकिक जीवन का काम भी हो गया, पारलौकिक जीवन का काम हो गया, वही हमारी रुचि का काम है, तो इससे बड़ा कोई काम हो सकता है। और ये दादा लोगों की जो जिंदगी निकली, इनकी जो जीवन का उद्देश्य था, जो इनकी आजीविका का साधन रहा, जो इनका शौक रहा, सब एक हो गया कि नहीं। तो इससे बड़ा पुण्य का उदय कुछ और हो सकता है। लोगों को आजीविका के लिए तो कुछ कुछ क्या क्या करना पड़ता है, फिर अपने वो उद्देश्य से भटक जाते हैं बेचारे। लेकिन ये सारे काम अगर एक साथ हो जाए तो इससे बड़ी कोई बात हो सकती है। वो यहां इन 5 सालों में वो चीज पूरी हो सकती है। लेकिन हम सबको भी ये समझने की जरूरत है कि हमें वो उतनी आवश्यकता है भी कि नहीं है, वो नीड क्रिएशन हो रहा है कि नहीं, वो जरूरत सिद्ध हो रही है कि नहीं। हमें जरूरत ही सिद्ध नहीं हो रही, हमें वो लग ही नहीं रहा कि ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। नीड क्रिएशन का मतलब समझते हो ना। नीड क्रिएशन का मतलब है कि वो आवश्यकता तो महसूस हो, उसकी जरूरत तो लगे, और फिर हम कर पड़ेंगे कुछ भी, जो हमें अच्छा लगेगा वो कर जाएंगे हम। हमें यह महसूस होने की जरूरत है कि जो मैं कर रहा हूं अभी, सुनना, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है। कोई भी चीज का लक्ष्य हासिल करना हो तो लक्ष्य हासिल करने के बाद तो मजा सबको आता है, लेकिन लक्ष्य उसका हासिल होता है जिसको उसके प्रोसेस में मजा आता है। नहीं समझ में आई? ये बहुत जबरदस्त बात कही है मैंने अभी, समझ में आई? नहीं आई? या तुमने उतनी ताली नहीं बजाई जितनी बजनी चाहिए थी। लक्ष्य, जो आपने लक्ष्य बनाया, कुछ भी लक्ष्य बनाया ना अपन ने, अभी जो लक्ष्य आपने बनाया
वो लक्ष्य हासिल होने के बाद तो सबको ही मजा आता है, लेकिन लक्ष्य उसका हासिल होता है जिसको उसके प्रोसेस में मजा आता है, क्योंकि प्रोसेस भारी होता है, प्रोसेस आनंद नहीं देता है। आनंद तो लक्ष्य पे मिलता है। मैं जब छोटा सा था जिनेंद्र, तो मुझे बहुत शौक था इस बात का कि मैं पहाड़ हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, पेड़ पौधे हों, वहाँ एक कैनवास लगा हुआ हो, मेरे हाथ में एक ब्रश हो, सिर पे टोपी हो और मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। सच बता रहा हूँ राहुल, लक्ष्य वो हो गया तो मुझे बड़ा मजा आया। तो मैंने कहा मैं पेंटिंग सीखूंगा। तो हम चले गए, हमारी एक अम्पा जी रहती थी, बाबू साहब की लड़की, उनके पास हम सीखने चले गए। भी अच्छी पेंटिंग बनाती थी। हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कॉपी निकालो, पेंसिल निकालो और गोले बनाओ। हम गोले बनाते रहे, बोले सही नहीं बन रहा है, और बनाओ और बनाओ। 2-4 दिन हो गए, गोले बनाते रहे, फिर बोले चौकोर बनाओ, फिर वो सही नहीं बना, चौकोर बनते रहे। हमने कहा मुझे तो ठंडी ठंडी हवा हो, पहाड़ के ऊपर हो, पेड़ हो, टोपी हो, सामने कैनवस हो, हाथ में ब्रश हो, मुझे तो वो चाहिए। ये क्या गोले बनवा रही हो आप? तो बोले बेटा शुरू तो यहीं से करना पड़ेगा। जिसको गोले बनाने में मजा आ रहा है वो कैनवास पे पेंटिंग बना पाएगा। ये प्रोसेस है। और अपन अगले दिन से गए ही नहीं। अपने को नहीं, चूल्हे में जाए कैनवास, चूल्हे में जाए बोर्ड, चूल्हे में जाए ब्रश। फिर अपने को फिर कोई पिक्चर देखी अपन ने, तो कोई गायक कलाकार बड़ा बड़ा हीरो बन गया होगा, तो अपने कहा अपन तो गायक कलाकार बनेंगे। सही घटना बता रहा हूं मेरी, ये सब तुम्हारे अंदर का पाप है जो मैं अपने नाम पे बोल रहा हूं। तुम्हारे अंदर भी ऐसे ही होता है, मैं जानता हूं। तो अपन ने माइक ले लिया, फटे बांस जैसी आवाज, हमारे खानदान में कोई नहीं गाया, हम क्या गाएंगे। तो अपन तो माइक ले लिया और अब गाएंगे अपन, और बिल्कुल ऐसे गाएंगे, और प्रैक्टिस शुरू कर दी। और सीखने चले गए भात खंडे के यहाँ कि सिखाओ। तो उनने लेके हारमोनियम लिया और बोला सा। तो मैंने कहा मुझे ये सामा नहीं करना है, सारे गामा, मुझे तो माइक लाओ, मुझे गवाओ। तो बोले गवाएंगे गवाएंगे। फिर मैंने राग भोपाली शुरू कर दी, फिर राग सूरमा शुरू कर दी, फिर राग भैरवी शुरू कर दी। मैंने कहा मुझे गाना है। सही बात, यही बात उन्होंने कही कि बेटा जिसको इसमें मजा आएगा वो आदमी गा पाएगा। हर चीज का प्रोसेस बहुत भारी होता है, तकलीफदेह होता है, और लक्ष्य पे वो आदमी पहुंचता है जिसको प्रोसेस में आनंद आता है। ताली तो तुम बजा रहे हो, ये अभी बजवाऊंगा मैं। अब एक एग्जांपल और देता हूं। लोग कहते हैं धोनी बहुत अच्छा खेलता है, धोनी बहुत बढ़िया खेलता है। कमल जी जानते हो धोनी को? नहीं जानते? लो, कमल जी जल से भिन्न कमल हैं। तो लोग कहते हैं धोनी बहुत बढ़िया खेलता है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन वो रांची के क्रिकेट के स्टेडियम में, रांची के रेलवे स्टेडियम में जब वो क्रिकेट खेलता था ना, तब किसी ने उससे पूछा कि धोनी तू कैसे क्रिकेट खेल रहा है? तो उसने कहा सुनो, मैं इस ग्राउंड पे ऐसे क्रिकेट खेल रहा हूं जैसे मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूं। वो उस रेलवे, रांची के रेलवे ग्राउंड में भी क्रिकेट ऐसे ही खेलता था जैसे कोई इंटरनेशनल पिच पे वो क्रिकेट खेल रहा हो। क्रिकेट खेलते वक्त तुम्हें विराट कोहली, धोनी, सचिन बहुत अच्छे लगते हैं, तुम भी सोचते हो मैं भी वो बन जाऊं। लेकिन वे जब रोज सुबह 5 बजे उठ के, जब लोग रजाई में होते हैं तब वे दौड़ लगाते हैं, जब हम रात को टीवी देखते हैं तब वे नेट प्रैक्टिस करते हैं, वे पुशअप मारते हैं। वो जो प्रोसेस है वहां तक पहुंचने का, वे उस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, तब वे उस लक्ष्य पे पहुंच पाते हैं। प्रोसेस को आपने अगर एंजॉय नहीं किया तो होता क्या, फिर वो हम जैसे बन जाते हैं। ना हम आज तक पेंटिंग बना पाए, ना हम आज तक गा पाए, ना हम क्रिकेट खेल पाए, हम कुछ नहीं कर पाए। और सारी तमन्ना हमने हमारी औलादों के ऊपर थोपने की कोशिश करी कि बेटा तुम पेंटर बन जाओ, तुम गवैया बन जाओ, तो वे भी नहीं कर पाए। तो मजे की बात तो क्या है
कि जो प्रोसेस में आनंद लेगा उसको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। वो प्रोसेस पेनफुल होगा, ये बात समझ लेना। क्या है अंडरलाइन? प्रोसेस पेनफुल होगा। अब मैं तुम पे कह रहा हूं, तुम विद्वान बनने के प्रोसेस में हो। तुम्हें प्रवचन में गद्दी में बैठे हुए विद्वान तुम्हें आकर्षित करते हैं कि मुझे ऐसा विद्वान बनना है। उन विद्वानों का जितनी प्रतिष्ठा है, तुम्हें लगता है कि मेरी प्रतिष्ठा, मेरा नाम ऐसा हो जाए। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा, मेरा पूरी दुनिया में मेरा नाम हो जाए। तुम्हें कुछ भी लगता है, वक्ता अच्छा बनना है, जो भी, या तुम्हें यह अच्छा लगता है कि मैं भी सुखी हो जाऊं। मैं वहां तक बात कह रहा हूं, मैं यहां से लेके मैं पामर से परमात्मा तक की बात कह रहा हूं, जिसमें हम सब शामिल हैं। हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है ना, तो सम्यक दर्शन सबको चाहिए, लेकिन सम्यक दर्शन के प्रोसेस किसी को नहीं चाहिए। जो सम्यक दर्शन के प्रोसेस में आनंद लेगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसे होगी। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद जो आत्मा का आनंद आने वाला है ना डब्बू, वो तो तब आएगा जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त होने तक का जो प्रोसेस होगा, उसमें जो आनंद लेगा, उसी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। हमें वो प्रोसेस पेनफुल लग रहा है। आज सुबह दादा के व्याख्यान में आई थी ना कि वे मुनिराज हैं, उन्हें तकलीफ है क्या, हम दया कर रहे हैं उन पे। अरे वे तो परमात्मा बनने के प्रोसेस में हैं, और जब वे परमात्मा बनने के प्रोसेस में हैं, जिन्हें वो प्रोसेस पेनफुल लगता है, वे नंग दिगंबर मुनि बन ही नहीं सकते। और वे बनते हैं जिन्हें वो प्रोसेस आनंद देता है, और जिसे वो प्रोसेस आनंद दे गया, वे परमात्मा बन गए। ये सब एग्जाम्पल हैं। बात यह है कि तुम्हारे विद्वान बनने के लिए 5 साल का प्रोसेस है बेटा। अब सब क्वेश्चन ये है, ताली तो अब बचनी चाहिए तुम्हारी, अगर समझ में आ जाए कि ये 5 साल तुम आनंददायक काट रहे हो, मजे से काट रहे हो, एंजॉयमेंट से और एक्साइटमेंट से काट रहे हो, या पेनफुल तरीके से कट रहे हैं। अब नहीं बजेगी ताली तुम्हारी, हम जानते हैं। समझ में आई बात? ये जो 5 साल का प्रोसेस है ना, ये 5 साल का प्रोसेस, ये एक्साइटमेंट उत्साह के साथ है या ये पेनफुल है? अरे यार ये तो 1 साल तो कट गया, अब 2 साल और रह गए। तुम्हें वो एक्साइटमेंट है कि नहीं, वो उत्साह है कि नहीं? अगर ये 5 साल के प्रोसेस में तुम्हें अगर एक्साइटमेंट और उत्साह आ गया तो समझ लेना, देखो शास्त्री तो सभी बनने वाले हैं, डिग्री सभी को मिलेगी, फेल आज तक कोई हुआ नहीं है। 45 साल के इतिहास में कोई तक फेल हुआ नहीं है, तुम भी फेल होगे नहीं। पर सवाल इस बात का कि शास्त्री बनोगे कैसे? सारे 1 से तो नहीं निकलेंगे। एक बैच में अगर 50 हैं तो 50 के 50 1 से नहीं निकलेंगे। उन 50 में कौन कैसा निकलेगा वो उसी पर निर्भर करेगा जो निकला है, उसी पर निर्भर करने वाला है वो। तो ये जो 5 साल है उसमें उत्साह है कि नहीं? मैं प्रवीण से बात कर रहा था, प्रवीण बोला भैया ये उत्साह तो आ जाए बच्चों में पढ़ने का, वो एक्साइटमेंट तो आ जाए। मतलब तुम्हें जिन कुमार के डंडे के दम पे तुम यहां क्वेश्चन में आते हो, नहीं तो एब्सेंट लग जाएगी, नहीं तो 10 रुपए की रसीद कट जाएगी और मैं भोजन में नहीं जाऊंगा, या तुम्हें अंदर से उत्साह आ रहा है कि भोजन का समय हो गया, मुझे टाइम पे पहुंचना है। दुर्भाग्य पता है क्या है? जब यहाँ स्कूटर पे हेलमेट लगाने की बात करते हैं ना, स्कूटर पे हेलमेट लगा लो, तो हम नीचे लटका लेते हैं हेलमेट। जब पुलिस वाला दिखता है तो सिर पर रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो 100 रुपए की रसीद काट देगा। हमें उस 100 रुपए ज्यादा तकलीफ देते हैं बजाय अपने सिर के फूटने से। सिर के फूटने की चिंता नहीं है, लेकिन 100 रुपए ना लग जाए इसलिए सिर पे लटका लिया। हमें एब्सेंट ना लग जाए और जिन कुमार कोई एक्शन ना ले ले, इसकी चिंता ज्यादा है बजाय कि तत्व ज्ञान की बात छूट जाएगी उससे। ये 5 साल का जो पीरियड है ना, तुम्हारी जिंदगी का स्वर्णिम पीरियड है, ये निकल जाएगा। 365 × 5 कर लो, कितने दिन हो गए? 1600, 1700, 1650 जितने भी हो गए। ये 1650 दिन तुम्हारे टोटो स्मारक की जिंदगी के हैं। जिस विद्यालय के बच्चे उन सबकी कह रहा हूं, जिस 1600 दिन जीवन की स्वर्णिम है, और हर दिन 1 दिन घट रहा है। और ये 1600 तो उसकी है जो उसने कल एडमिशन लिया है, इस साल एडमिशन लिया है। जिसके 1 साल निकल गए उसे 365 कम हो गए। और ये जो तुम्हारे 1600 दिन हैं, 1600 हुए ना दिन, 1850। देखो गणित वाले बैठे हैं।
तो हमने कौन से कम बोल दिया? 250 ही तो कम बोले यार। सुनो, वे गर्मियों की छुट्टी में निकल गए, है ना? तो वे 1850 दिन तुम्हारे पास हैं, वे तुम्हारी जिंदगी हैं, और एक दिन कम हो रहा है तो उसमें से एक दिन कम हो गया। उसके बाद तो फिर ये प्रोसेस, यही प्रोसेस है बस। इससे हम कितने उत्साह के साथ निभा रहे हैं या ऐसे बोझिल तरीके से निपटा रहे हैं, ये हमें सोचने की सख्त जरूरत है। हम किन पंचायतों में लगे हैं? एक है तुम्हारे विद्यालय में पढ़ना, तुम्हारा काम, एक है एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ बच्चे ऐसे हैं वे अपना काम नहीं करते, दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादा चिंता पड़ती है। अरे तुम पढ़ लो, उसके बाद तुम आ जाना ना विद्यालय में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तुम पढ़ाई कर लो, तुम्हें वार्डन बना देंगे हम शास्त्री के बाद, कर लेना सारा एडमिनिस्ट्रेशन, तब तो वार्डन तुम्हें बनना नहीं है। लेकिन जो पढ़ने का काम है वो हमें करना नहीं है, और बाकी पंचायतें पूरी करनी है। बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, तुम्हारे दिन निकल जाएंगे, तुम्हारे हाथ से चीजें छूटती चली जाएंगी। जो लोग इस काम में लगे ना, वे बहुत महान लोग हैं, मैं सच कह रहा हूं आपसे। हमारे शांति जी, वहां धर्मेंद्र, प्रवीण, ये संजीव गोदा, ये जिनेंद्र, जिन कुमार, गौरव, और भी है ना, वो सोनू सोनगढ़ में है, कौन? चर्चित, हाँ चर्चित, हाँ। नहीं, मैं एक आध कोई भूल सकता हूं, लेकिन ये जो लोग इस काम में लगे हैं, वे इस धरती के सबसे महान लोग हैं। मैं सच कह रहा हूं आपसे ये बात। जिनने ये निर्णय किया, पीयूष है, संजीव गोदा है, ये जितने लोगों ने निर्णय कर लिया है कि हमें इसमें जीवन समर्पित कर देना, उनसे महान मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। मैं सच कहता हूं आपसे, कोई कमी नहीं है योग्यता की किसी की, लेकिन उन्होंने वो निर्णय किया ना, उनकी वो सेल्फ इमेज इतनी इंक्रीज हो गई, उस थॉट प्रोसेस में उन्होंने काम कर लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये समझ लेना कि अगर ये प्रोसेस तुम्हें पेनफुल हो रहा है कि नहीं, आज की रात तुम्हें यही सोचना है कि यहां जो तुम्हारे 5 साल हैं, ये प्रोसेस का काल है। ये प्रोसेस तुम्हें आनंद दे रहा है या तुम्हें एंजॉयमेंट दे रहा है? आनंद दे रहा है, एंजॉयमेंट दे रहा है, या पेनफुल है? जिसने वो गोले आनंद से बनाए ना, वो पेंटर बन गया। जिसने सारे गामा बहुत आनंद के साथ गाया, भी गायक बन गए। जिसने वो बल्ला घुमाया नेट प्रैक्टिस में आनंद के साथ, वो बढ़िया क्रिकेटर बन गया। ये पढ़ने की बात जो बात करते हैं, पढ़ने की प्रवृत्ति की बात करते हैं ना, एक बात समझ लेना कि वो बहुत आसान नहीं होता है। वो है पेनफुल, वो दर्दनाक होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि हमने खूब तकलीफ से कर लिया, बहुत आनंद से कर लिया और जिसको पढ़ने में तकलीफ नहीं हो रही। जिसको वो किताब पढ़ने का शौक लग गया, जिसको उसमें आनंद आ गया, जिसको उसमें एंजॉयमेंट आ गया, वो ज्ञानी बन गया। वो पेनफुल नहीं होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और हम एक परेशानी हमेशा होती है कि हम पूछने से घबराते हैं। आइंस्टीन ने एक बात कही है कि अगर आपने कोई बात पूछी, ये ज्ञान की बढ़ोतरी का सूचक है, अज्ञानता का नहीं। आपने कुछ खड़े होकर पूछा, अपने गुरु से पूछा, अपने वार्डन से पूछा, अपने टीचर से पूछा, तो हमें लगता है इसको यही नहीं पता। ऐसा नहीं है, आज के बाद वो जीवन भर के लिए पता लग जाने वाला है। हम क्या सोचते हैं, हम पूछ लेंगे, सब बच्चे हंसेंगे और कहेंगे अच्छा इसको यही नहीं पता। वो ज्ञान का सूचक है। प्रश्न पूछना अज्ञानता की निशानी नहीं है, वो प्रश्न पूछना ज्ञान का सूचक है। क्योंकि हमने पूछा और आज से मुझसे के बारे, उस सब्जेक्ट, उस विषय और उस पॉइंट के बारे में ज्ञानी हो गए, तो मेरे ज्ञान का रास्ता खुल गया ना। तो क्यों नहीं पूछना? और मत पूछो तो जिंदगी भर अज्ञानी बने रहोगे। जो छोटा बच्चा होता है ना, उसे प्रश्न नहीं होता। वो सड़क पे चलता है, पूछता है ये क्या है, हम कहते हैं खंबा। ये क्या है? ये पंखा। वो क्या है? चंदा मामा। तो उसे जिस वक्त उसने पूछा तो वो ज्ञान के दरवाजे खुल गए ना। पूछ लिया, पता चल गया। अब उसने नहीं पूछे, अब वो हो जाए 20 साल का, अब पूछे ये क्या है।
तुम जितने जल्दी पूछोगे उतने जल्दी ज्ञानी हो जाओगे, जितनी देर से पूछोगे ना उतने फिर हंसी के पात्र बनेंगे। जब जो चीज का क्वेश्चन खड़ा हुआ, ये मैंने पूछा है हमारे वार्डन से क्या तकलीफ है, इनने बताया बच्चे पूछते ही नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं क्यों नहीं पूछना। 24 घंटे तुम्हारी सेवा में लगे हैं, सबके सब तैयार बैठे हैं, जब तुम्हें जो पूछना हो, जैसे पूछना हो वैसे पूछ लो, पूछो ना। और ये वक्त पूछ लोगे तो रुचिवंत कहलाओगे, यहां से निकलने के बाद पूछोगे तो अज्ञानी हो जाओगे। इसलिए तुम्हारे पास स्वर्णिम काल है, जो तुम्हें जैसे पूछना हो, जो पूछना हो, जो समझना हो, उसका ध्यान रख लो। एक दो बात कह के मैं खत्म करता हूं, मेरा समय में अभी 5 मिनट रह गए हैं और भाई साहब आ गए हैं। लेट शुरू हुआ था भाई साहब। मैं उनका ही काम कर रहा हूं एक्चुअली। देखो, टाइम का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत लंबा सब्जेक्ट है, मैं अभी नहीं करूंगा कवर, अभी छोड़ो, समय खराब हो जाएगा, नहीं कभी और करेंगे। तुम्हें ग्रेटिट्यूड फीलिंग आनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड का फीलिंग का मतलब कैसे बोलेंगे हिंदी में इसको? आभार। आभार, ये तुम्हें आभार मतलब ग्रेटिट्यूड फीलिंग में जैसे बोलो आभार की फीलिंग आनी चाहिए। कृतज्ञता, राइट, कृतज्ञता का फीलिंग होनी चाहिए। हमारे 2 चीजें होती है, एक होता है कर्तव्य और एक होता है अधिकार। जीवन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है कर्तव्य और एक होता है अधिकार। वे लोग जिंदगी में बहुत दुखी रहते हैं और फेल होते हैं जो हमेशा अपने अधिकार और दूसरों के कर्तव्य की बात करते हैं। हम हमेशा अपने अधिकारों की बात करते हैं और दूसरों के कर्तव्य की बात करते हैं। वे गलत लोग हैं। होना यह चाहिए कि हम अपने तो कर्तव्य की बात करें और सामने वाले के अधिकार की बात करें। मेरा कर्तव्य क्या है, इनका अधिकार क्या है, आपके गुरु का अधिकार क्या है, वो आपको सोचना, और आपका उनके प्रति कर्तव्य क्या है वो आपको सोचना है। लेकिन हम सोचते क्या है कि मेरा अधिकार क्या है और इनका कर्तव्य क्या है। ये झगड़े का कारण है, दुखी होने का कारण है, फेलियर का कारण है। चाहे वो आपके स्कूल के लिए हो, चाहे संस्था के लिए हो, चाहे विद्यालय के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे पति पत्नी के लिए हो, भाई भाई के लिए हो, बाप बेटे के लिए हो, पिताजी के, आपके पिताजी के प्रति क्या कर्तव्य हैं और उनके आपके ऊपर क्या अधिकार है, ये आप सोचोगे और ये सोचना चाहिए। तो हमें सोचते हैं कि मेरा तो अधिकार ये है कि मैं उनसे 500 रुपए महीने मंगाऊं, उनका कर्तव्य है कि वे भेजें। अरे जो मिल रहा है वो ग्रेटिट्यूड फीलिंग आनी चाहिए, वो कृतज्ञता होनी चाहिए। जो मिल गया वो मेरा प्रिविलेज है, राइट नहीं है वकील साहब, वो प्रिविलेज है जो मिल गया। अरे ये ग्रेटिट्यूड फील करो कि तुम्हारा एडमिशन टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय में हो गया, इसकी कृतज्ञता है कि नहीं। तुम यहां पढ़ रहे हो, ये तुम्हारे पास इतने सारे बढ़िया तुम्हारे लिए टीचर मिल गए, तुम्हारे इतना बढ़िया विद्वान मिल गए, तुम्हें इतना माहौल मिल गया, मौसम मिल गया, ये सब चीजें मिल गई, इसकी ग्रेटिट्यूड फीलिंग है कि नहीं। कि हम परेशान परेशान दुखी दुखी हो रहे हैं। आज दादा सुबह कह रहे थे उजला पक्ष देखो, हमारा एटीट्यूड किस दिशा में है, हम कौन सी चीज देख रहे हैं, हम उसके लिए खुश हैं कि नहीं हैं। मैं कहता हूं, फिर आपसे कहता हूं कि महान अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु दर्शन पाया वो नहीं। हाँ समझ गए तुम, मेरा 1 घंटा हो गया सार्थक। ये पुण्य का उदय आया है, इससे दूसरा पुण्य का उदय नहीं हो सकता था। देखो बहुत परेशानी की बातें हैं संसार में, दुनिया में। तो मैं एक बात और बता दूं, मैंने एक आत्मविश्वास की परिभाषा लिखी है। बहुत सारी जगह मैंने आत्मविश्वास की परिभाषा पढ़ी लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, बहुत सारी देखी, फिर एक परिभाषा गढ़ी, वो सुनो। आत्मविश्वास कैसे कहते हैं? आत्मविश्वास आत्मसम्मान पूर्वक सेल्फ इमेज, आत्मसम्मान पूर्वक स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए। आपको कोई दूसरा आदमी गौरवान्वित महसूस नहीं करा सकता, ये स्वतंत्र क्रिया है, परतंत्र क्रिया नहीं है। कोई आदमी नहीं कराएगा गौरवान्वित, हमको खुद को गौरवान्वित महसूस होना पड़ेगा। तो आत्मसम्मान पूर्वक स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए हर परिस्थिति में अपने आंतरिक संसाधनों एवं आंतरिक संसाधनों एवं शक्तियों पर पूर्ण निर्भरता, किसी और पर निर्भरता नहीं चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं है, ये नॉन डिपेंडेंसी की बात है। किसी अपने आंतरिक संसाधनों एवं शक्तियों पर पूर्ण निर्भरता एवं विश्वास होना, किस पर?
अपनी आंतरिक शक्तियों पर और आंतरिक संसाधनों पर विश्वास होना, जिसमें आत्मिक शंका का रंचमात्र स्थान ना हो, उसे आत्मविश्वास कहते हैं। अब इसे मैंने टुकड़ों में पढ़ा, पूरी पढ़ता हूं, सुनो। आत्मसम्मान पूर्वक स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए हर परिस्थिति में अपने आंतरिक संसाधनों एवं शक्तियों पर पूर्ण निर्भरता एवं विश्वास होना, जिसमें आत्मिक शंका का रंच मात्र स्थान ना हो, वो आत्मविश्वास है। इसमें अहम का स्थान नहीं है कहीं। आत्मविश्वास का मतलब अहम नहीं है। और ये फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसे हम कॉन्फिडेंस की बात कहते हैं, अगर ये फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे पास आ गया तो कोई तुम्हें जिंदगी में ना हरा सकता है, ना तुम्हारा सेल्फ इमेज डाउन हो सकती है, और तुम बिल्कुल शान के साथ कह सकते हो कि मैं एक विद्वान हूं और मैं अपना जीवन और दूसरों के जीवन में जो कर सकता हूं वो करूंगा। और अब फिर तुम्हें लगेगा कि मैं वास्तव में किसके लिए आया हूं? आत्मानुभूति और तत्वप्रचार के लिए। वो बात बोलते हुए वो जो गौरव आना चाहिए ना, कमर सीधी होनी चाहिए, आवाज में वजन आना चाहिए, बेस बड़ा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कमर झुकी हो, कंधे लटक गए हो, क्यों भैया मैं पंडित बन रहा हूं अब आत्मानुभूति और तत्वप्रचार के लिए। नहीं, वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ काम है, सर्वश्रेष्ठ। इस पर बहुत सारी और बात करेंगे, लेकिन एक बात कह के मैं खत्म कर रहा हूं। वो बात मैं चुप नहीं हो पा रहा हूं उसको बताए बिना कि आप और कितना बड़ा काम कर रहे हो। ये सब मेरी उम्र के लोगों के लिए है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कि देखो एक बार एक दोस्त आया मेरे पास मेरा, और सच बात है जिनको वहाँ सुन, और बोले भैया ये वो बढ़िया गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के लड्डू लेके आया कि खा लो। गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के लड्डू। मैंने कहा किस बात के लिए हैं? बोला सुनो, अपने बच्चे का एडमिशन हो गया है आईआईटी की कोचिंग में। आईआईटी में नहीं, आईआईटी की कोचिंग में, कोटा में। मैंने कहा अच्छा, तू बहुत खुश हो रहा है? बोले हाँ। मैंने कहा सुन, तेरा बच्चा तेरे हाथ से गया जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए। बोले क्या बोलते हो? मैंने कहा सच। सुन, ऐसा मौका थोड़ा सा मुश्किल होता है जब ये सुनाओ तब। मैंने कहा देख, तेरा बच्चा होशियार है, अब कोटा चला गया, अब वहां 3 साल 4 साल पढ़ेगा, फिर होशियार है ना, हाँ, तो उसका एडमिशन हो जाएगा आईआईटी में। अब वो तेरे गांव में तो आके आईआईटी खुलेगा नहीं, वहीं से सीधा चला जाएगा, कभी खड़गपुर, कभी बंबई, कभी बेंगलोर, कभी अहमदाबाद, कभी दिल्ली। फिर बहुत होशियार है, वहां पढ़ेगा 5 साल, फिर वो कैंपस से ही सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो तेरे गांव में थोड़ी नौकरी मिलेगी, वो नौकरी भी इन जगह मिलेगी, लेकिन वो तो और होशियार है ना। बोले हाँ होशियार तो है। तो मैंने कहा फिर वो जाएगा अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया जाएगा। तो सही, तेरे हाथ से गया कि नहीं? मजा तो अब आएगा कि सुन, 2-4 साल बाद आएगा, एक अपने साथ में भूरी बंदरिया गोरी सी मैम लेके, और फिर तुमसे कहेगा पापा मैंने शादी कर ली। तुम तो सोच रहे थे कि अपन शादी करेंगे, अपन उसकी घोड़ी पे बैठाएंगे, साफा लगाएंगे, नाचेंगे। तुम्हारी पत्नी सोच रही थी कि मैं उसकी आंखों में काजल लगाऊंगी। तब तुम्हें याद आएंगे ये गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के लड्डू। लेकिन रुको, फिर चला जाएगा, फिर 2-4 साल बाद आएगा, फिर उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होगा, है ना, और तुम कहोगे आजा बेटा आजा आजा, मैं तेरा माथा चूम लूं। तो वो तुम्हारा लड़का है ना, ये कहेगा पापा सॉरी, इन्फेक्शन इज गोइंग ऑन इन इंडिया। फिर तुम्हें याद आएंगे गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के लड्डू। अब फिर 2-4 साल बीत जाएंगे, तुम्हारी पत्नी बीमार होगी, अस्पताल में पड़ी होगी, आईसीयू में। तुम कहोगे बेटा तेरी मां अस्पताल में है। तो वो कहेगा अच्छा पापा अभी है ना ठीक? कि हाँ बेटा मरी तो नहीं है, तो लेट मी चेक, मुझे अभी छुट्टियां नहीं मिल पा रही हैं, मैं कोशिश करता हूं। फिर तुम्हारी पत्नी मर जाएगी, फिर तुम कहोगे बेटा तेरी मां नहीं रही। अच्छा पापा
अभी की फ्लाइट तो थोड़ी महंगी आ रही है, मैं कल की फ्लाइट लेता हूँ। वो पहुँचेगा तीये की बैठक के समय और कहेगा पापा कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, माँ तो चली गई। और फिर अगली फ्लाइट से चला जाएगा। फिर तुम्हें याद आएंगे गोल गोल पीले पीले मोती चूर के। फिर तुम अपनी पत्नी की फोटो लगाओगे एक कोने में, उस पर माला पड़ी होगी, बगल में तुम्हारे लड़के की फोटो होगी, बहू की फोटो होगी, छोटे से पोते की फोटो होगी, और तुम पजामा और बनियान पहन के अकेले ड्राइंग रूम में बैठे रहोगे। और तुम्हें सिर्फ एक चीज याद आएगी, गोल गोल पीले पीले। सौभाग्य की बात ऐसी है कि अपन शायद अपने माँ बाप के लिए और अपने परिवार के लिए ऐसे नहीं हैं, और हम जो कर रहे हैं उससे बड़ा कोई गौरव का काम नहीं।